महापालिका की साफ सफाई ठेका कंपनी कोणार्क के मालिक नंदू सेठ जेठानी बुधवार को मनपा पहुंचे तो उन्हें गट नेताओं और अनेक पार्षदों का कोप भाजन बनना पड़ा। साफ सफाई नहीं होने की लगभग सभी एरिया की शिकायतें लेकर गट नेता और कई पार्षद जेठानी पर पिल पड़े, जिससे जेठानी ने वहां से चले जाना ही बेहतर समझा और वे अपने पुत्र धीरज के साथ धीरे से मनपा से खिसक लिए। ये घटना बुधवार शाम होने की जानकारी है। महापालिका सूत्रों ने बताया कि मनपा का अनेक वर्षों का सफाई ठेका कोणार्क कंपनी को दिया गया है। पुरानी प्रथा अलग करते हुए संपूर्ण शहर का साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट कोणार्क को दिया गया। ये निर्णय प्रशासक राज में होने की चर्चा है। बहरहाल कोणार्क कंपनी के मालिक नंदू सेठ जेठानी बुधवार को अपने पुत्र धीरज जेठानी के संग महापालिका पहुंचे। जेठानी ने महापालिका में अधिकारियों के साथ ही अनेक गट नेताओं से भी मेल मुलाकात की। राष्ट्रवादी कांग्रेस के गट नेता अविनाश मार्डीकर भी अपनी कैबिन में बैठे थे। तब नंदू सेठ जेठानी उनसे मिलने पहुंचे। वहां राष्ट्रवादी के गट नेता के साथ ही अन्य दलों के गट नेता और निगम पार्षद उपस्थित थे। सूत्रों ने बताया कि जैसे ही मार्डीकर ने जेठानी का परिचय निगम पार्षदों से करवाया, वैसे ही पार्षद अपने अपने एरिया की साफ सफाई भली प्रकार नहीं होने की शिकायतें करने लगी। जेठानी इन सभी की शिकायतें देर तक सुनते रहे, जिसमें कचरा नहीं उठा पाने, नियमित साफ सफाई नहीं होने और अन्य शिकायतें रहीं। पार्षद भड़कने वाले अंदाज में अपनी तकरार कर रहे थे। कोणार्क के पास ही महापालिका क्षेत्र का कचरा, साफ सफाई और उसके परिवहन का ठेका है, जिससे खबर है कि नंदू सेठ जेठानी ने सभी उपस्थित पार्षद और गट नेताओं की शिकायतें सुनी। कुछ अमरावती मनपा क्षेत्र में विगत कई वर्षों से प्रलंबित रहने वाली भूमिगत गटर योजना जैसे महत्वाकांक्षी प्रकल्प के लिए विश्व बैंक से 3,000 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता मिलने की प्रक्रिया को अब रफ्तार मिली है। बुधवार को विश्व बैंक के 4 उच्चपदस्थ अधिकारियों की एक टीम अमरावती पहुंची, जिनकी मनपा आयुक्त वर्षा लड्ढा व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता सुनील चौहान सहित मनपा अधिकारी के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण व गोपनीय बैठक हुई, जिसमें ये तय हुआ कि विश्व बैंक द्वारा अमरावती की भूमिगत गटर योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 29 वर्षों का वनवास होगा खत्म। बता दें कि अमरावती शहर के लिए सबसे पहले सन 1997 में यूपी सरकार के कार्यकाल दौरान 123 करोड़ रुपयों की भूमिगत गटर योजना को मंजूर किया गया था, परंतु कुछ तकनीकी दिक्कतों और नागरिकों की ओर से मिलने वाले अत्यल्प प्रतिसाद से मुख्य वाहिनी के साथ घरेलू कनेक्शन को जोड़ने वाला खर्च अधिक रहने के चलते ये प्रकल्प करीब 29 वर्षों तक अधर में लटका रहा। शहर विभाग में 24,000 संपत्तियों के कनेक्शन प्रशासकीय लेट लतीफी की वजह से अटके हुए थे, परंतु अब इस नए प्रस्ताव की चलती पुरानी कामों के लिए 500 करोड़ रुपए तथा शीश शहर में नई सिरे से भुयारी गटर योजना पर अमल करने हेतु 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने किया मुआयना। अमरावती महानगर पालिका में हुई बैठक में विश्व बैंक के 4 विदेशी अधिकारियों का समावेश था, जिनमें 2 महिला व 2 पुरुष अधिकारी शामिल थे। बैठक के दौरान एक महिला अधिकारी की तबीयत बिगड़ जाने के चलते वे बीच में ही बैठक छोड़कर चली गईं। वहीं शीर्ष 3 अधिकारियों ने मनपा की आर्थिक स्थिति और विगत 3 वर्षों के बजट की विस्तृत समीक्षा की। इस समय मजीप्रा के कार्यकारी अभियंता सुनील चौहान को एक प्रश्नावली भी दी गई, जिसमें मल शुद्धिकरण केंद्र को लेकर विस्तृत जानकारी मंगाई गई। बैठक में इनकी रही उपस्थिति। इस बेहद महत्वपूर्ण व गोपनीय बैठक में मनपा आयुक्त वर्षा लड्ढा, अतिरिक्त आयुक्त महेश देशमुख व शिल्पा नाइक, उपायुक्त नरेंद्र वानखड़े व योगेश पीठे, शहर अभियंता रविंद्र पवार तथा जीवन प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता सुनील चौहान की प्रमुख उपस्थिति रही। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए उप महापौर सचिन भिंडी ने बताया कि बड़नेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने इस प्रकल्प के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लगातार संपर्क रखती हुई तमाम आवश्यक प्रयास किए थे तथा 22 अप्रैल 2026 को सीएम के नाम पत्र लिखकर 2,914.42 करोड़ रुपयों की निधि व प्रकल्प व्यवस्थापन सलाहकार हेतु 140.72 करोड़ रुपयों की मांग की थी। खुद मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हुए इस प्रकल्प हेतु विश्व बैंक से निधि दिलाने का आश्वासन दिया था। इसके चलते अब 3,000 करोड़ रुपयों की मेगा प्रोजेक्ट को गति मिलती दिखाई दे रही है। ये योजना अमरावती वासियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रकल्प को पूरा कर निश्चित तौर पर शहर का कायाकल्प करेंगे। वर्ष 1997 में अमरावती शहर के भविष्य में होने वाले विस्तार व विकास की बात को ध्यान में रखते हुए शहर को साफ सुथरा व नाली मुक्त रखने हेतु भूमिगत गटर योजना शुरू की गई थी, जिसका प्रारंभिक काम भी बड़े जोर शोर से शुरू हुआ था।
लेकिन आगे चलकर ये योजना अधर में लटक गई और आज 29 वर्ष बाद भी ये योजना अधर में ही लटकी हुई है, जिसके चलते योजना पर हुआ लाखों करोड़ों रुपयों का खर्च व्यर्थ चला गया है। साथ ही साथ इन 29 वर्षों के दौरान योजना का लागत मूल्य भी बढ़ गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने वर्ष 2024 में मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता डॉक्टर सुनील देशमुख के निवेदन को ग्राह्य मानते हुए हाईकोर्ट ने केंद्रीय शहर विकास व कल्याण मंत्रालय के सचिव को भी इस मामले में प्रतिवादी बनाया है, जिसके चलते राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी अमरावती में 29 साल से प्रलंबित पड़ी रहने वाली भूमिगत गटर योजना के संदर्भ में हलफनामे के साथ अपना जवाब देना होगा, जिसके चलते माना जा रहा है कि अब अमरावती में लंबी समय से अधर में लटकी भूमिगत गटर योजना को लेकर अदालत ने काफी सख्त रवैया अपनाया है। बता दें कि अमरावती के पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने शहर में विगत करीब 3 दशकों से आधी अधूरी पड़ी भूमिगत गटर योजना में हो रही लेट लतीफी की ओर अदालत का ध्यान दिलाने हेतु 10 अक्टूबर 2024 को जनहित याचिका क्रमांक 56/2024 दायर की थी, जिस पर अदालत ने अब तक कई न्यायाधीशों के समक्ष कई बार सुनवाई हो चुकी है। विगत करीब 29 वर्षों से भूमिगत गटर योजना की प्रलंबित पड़ी रहने पर अपनी जनहित याचिका में सवाल उठाने के साथ ही पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने अदालत के जरिए ये भी जानना चाहा था कि आखिर अमरावती जैसी प्रमुख शहर को अमृत 2 योजना में शामिल क्यों नहीं किया गया। इस जनहित याचिका पर अलग अलग कई बार सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने राज्य के नगर विकास विभाग तथा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे। साथ ही केंद्र सरकार को भी इस मामले में प्रतिवादी बनाए जाने का आदेश दिया, जिसके चलते अब इस मामले में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव को प्रतिवादी बनाया गया है, जिसका सीधा मतलब है कि अब इस मामले में राज्य सरकार व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के साथ साथ केंद्र सरकार भी प्रतिवादी हैं, जिसे अदालत के समक्ष अपने हलफनामे के जरिए अपना जवाब पेश करना होगा। 1997 में शुरू हुई योजना 28 साल बाद भी अधूरी। बता दें कि अमरावती शहर में भूमिगत गटर योजना की शुरुआत वर्ष 1997 में तत्कालीन पालक मंत्री जगदीश गुप्ता के कार्यकाल में हुई थी। बाद में विधायक और पालक मंत्री रहते हुए डॉक्टर सुनील देशमुख ने इस परियोजना को गति देने का प्रयास किया, लेकिन वर्षों बीत जाने के बावजूद ये योजना आज भी अधूरी पड़ी है। शहर के अधिकांश हिस्सों में अभी भी खुली नालियां बह रही हैं, जिनसे उठने वाली बदबू और गंदगी नागरिकों के लिए गंभीर समस्या बनी हुई है। डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों के खतरे लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। करोड़ों की मंजूरी, फिर भी काम ठप। यहाँ ये विशेष उल्लेखनीय है कि भूमिगत गटर योजना का मूल प्रारूप 123 करोड़ रुपए का था। बाद में वर्ष 2008 में UIDSSMT योजना के तहत 141.93 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। वर्ष 2017 तक शहर के कई हिस्सों में पाइपलाइन और STP निर्माण का काम भी हुआ। इसके बाद वर्ष 2014 से 2019 के बीच 25,000 प्रॉपर्टी कनेक्शन के लिए 59.56 करोड़ रुपए तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिए कुल 87 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इसके बावजूद 2019 के बाद काम लगभग पूरी तरह बंद हो गया। स्थिति ये है कि ठेकेदार नियुक्त होने के बावजूद पिछले 6 वर्षों में केवल 8,000 कनेक्शन ही जोड़े जा सके हैं। प्रशासनिक लापरवाही पर लगातार उठ रही सवाल। पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि जब जब उन्हें शासन में कार्य करने का अवसर मिला तब तब इस योजना को आगे बढ़ाया गया, लेकिन वर्तमान प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण परियोजना अधर में लटक गई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि अमरावती जैसे बड़े शहर की मूलभूत सुविधा से जुड़ी परियोजना को वर्षों तक लटकाए रखना गंभीर मामला है। कोर्ट की सख्ती के बाद आज शहरवासियों में उम्मीद जगी है कि परियोजना को फिर से गति मिल सकती है। योजना की राह में मनपा की आर्थिक कमजोरी बनी सबसे बड़ी बाधा। इस याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल अपनी प्रतिज्ञा पत्र में स्पष्ट किया है कि अमरावती महानगर पालिका द्वारा अपने हिस्से की निधि समय पर उपलब्ध नहीं कराई जाने के कारण योजना प्रभावित हुई।
प्रतिज्ञा पत्र के अनुसार मनपा को इस योजना के लिए 94.06 करोड़ रुपए जमा करने थे, लेकिन जून 2005 तक केवल 8.08 करोड़ रुपए ही जमा किए गए। निधि के अभाव में परियोजना की हालत लगातार खराब होती गई। बताया गया कि मनपा ने अपने हिस्से की रकम जुटाने के लिए हुडको से कर्ज लेने का प्रयास किया था, लेकिन नियम और शर्तों की पूर्ति नहीं होने के कारण कर्ज मंजूर नहीं हो सका। आर्थिक संकट से जूझ रही मनपा बाद में भी आवश्यक निधि उपलब्ध नहीं करा सकी। योजना में अब तक क्या क्या हुआ काम? अब तक शहर में 265 किलोमीटर लीन भूमिगत पाइपलाइन डाली जा चुकी है। हालांकि 24,646 प्रस्तावित संपत्तियों में से केवल 8,422 घरों को ही नेटवर्क से जोड़ा जा सका है। शहर में 44 MLD क्षमता का मलजल प्रक्रिया केंद्र भी तैयार हो चुका है, लेकिन उसका उपयोग अब तक शुरू नहीं किया गया है। 5 जोन वाले शहर में केवल 2 जोन में ही योजना आंशिक रूप से लागू हो पाई है। घरेलू कनेक्शन का खर्च अधिक होने के कारण नागरिकों की ओर से पर्याप्त प्रतिसाद नहीं मिला था। इसके बाद सरकार ने मुफ्त कनेक्शन देने का निर्णय लेते हुए 87 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया, लेकिन इसके बावजूद योजना पूरी नहीं हो सकी। बॉक्स ये शहर के स्वास्थ्य और भविष्य की लड़ाई। इस पूरे मामले को लेकर जानकारी के साथ ही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने कहा कि ये केवल एक परियोजना का मामला नहीं, बल्कि शहर की स्वास्थ्य और भविष्य का प्रश्न है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के माध्यम से सरकार को योजना पूरी करने के लिए बाध्य किया जाएगा, ताकि अमरावती को खुले नालों और गंदगी की समस्या से मुक्ति मिल सके। अमरावती महानगरपालिका के जन्म मृत्यु विभाग में आ रही तकनीकी व प्रशासनिक समस्याओं को लेकर मनपा प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। इसी संदर्भ में राज्य आरोग्य जानकारी एवं जीवन विषयक आंकड़ा कार्यालय औंध पुणे के उपसंचालक डॉक्टर कमलापुरकर ने 6 मई 2026 को मनपा आयुक्त से मुलाकात कर विस्तृत चर्चा की। बैठक के दौरान जन्म मृत्यु निबंधक तथा वैद्यकीय स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मनपा के पुराने सॉफ्टवेयर में उपलब्ध रिकॉर्ड को नए CRS पोर्टल पर स्थानांतरित करने में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। इसके चलते नागरिकों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर उपसंचालक डॉक्टर कमलापुरकर ने जानकारी दी कि ये सॉफ्टवेयर केंद्र सरकार से संबंधित है तथा पुराने रिकॉर्ड को नई पोर्टल पर स्थानांतरित करने के लिए API आधारित नई प्रणाली विकसित की जा रही है। आगामी कुछ महीनों में इसकी प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। तब तक वर्तमान पद्धति के अनुसार एड ओल्ड इवेंट प्रणाली के माध्यम से रिकॉर्ड दर्ज करने का सुझाव दिया गया। जोन स्तर पर प्रमाण पत्र सुविधा देने की तैयारी। मनपा प्रशासन ने शहर के सभी प्रशासनिक जोन स्तर पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की दिशा में भी पहल तेज कर दी है। शासन द्वारा सभी जोन में कार्यरत सहायक क्षेत्रीय अधिकारियों को उपनिबंधक जन्म मृत्यु के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। बैठक में ये मुद्दा भी उठाया गया कि जोन स्तर पर नियुक्त अधिकारियों के लिए आवश्यक यूजर ID और पासवर्ड तैयार करने में देरी हो रही है। इस पर उपसंचालक ने स्पष्ट किया कि ये प्रक्रिया केंद्र शासन स्तर से संचालित हो रही है और तकनीकी कारणों से विलंब हो रहा है। आयुक्त ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश। मनपा आयुक्त वर्षा लड्ढा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुरानी सभी रिकॉर्ड जल्द से जल्द नई CRS पोर्टल पर स्थानांतरित किए जाएं तथा जोन स्तर पर उपनिबंधकों के लिए यूजर ID और पासवर्ड उपलब्ध कराने हेतु राज्य स्तर पर तत्काल प्रयास किए जाएं। मनपा प्रशासन का कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया अधिक तेज, पारदर्शी और नागरिकों के लिए सुविधाजनक हो। स्वच्छ शहर प्लास्टिक मुक्त शहर अभियान के तहत अमरावती महानगर पालिका ने गुरुवार को प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 से 40 किलो प्लास्टिक सामग्री जब्त की। साथ ही संबंधित व्यापारी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। ये कार्रवाई महानगर पालिका आयुक्त वर्षा लड्ढा एवं अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नायक के निर्देश पर तथा वैद्यकीय अधिकारी स्वच्छता डॉक्टर अजय जाधव और सहायक आयुक्त मनोज शाहाले जोन क्रमांक 5 के मार्गदर्शन में की गई। मनपा प्रशासन को इतवारा बाजार पेट्रोल पंप परिसर स्थित अजय बजाज की दयाल ट्रेडर्स में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री की बिक्री होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद प्लास्टिक विभाग और अतिक्रमण विभाग की संयुक्त टीम ने दुकान पर छापा मारकर कार्रवाई की। जांच के दौरान संबंधित व्यापारी का एक अन्य गोदाम शाम चौक स्थित SBI बैंक के पीछे होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद टीम ने वहां भी छापा मारकर बड़ी मात्रा में प्लास्टिक सामग्री जब्त की। कार्रवाई में प्लास्टिक पन्नियां, प्लास्टिक ग्लास, पन्नी कोटिंग वाली पत्रावलियां सहित अन्य प्रतिबंधित सामग्री जब्त की गई। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत करीब 1.75 लाख से 2 लाख रुपए बताई जा रही है।
मनपा अधिकारियों के अनुसार दयाल ट्रेडर्स में दूसरी बार प्रतिबंधित प्लास्टिक का भंडारण पाए जाने पर व्यापारी से 10,000 रुपए का जुर्माना धनादेश के माध्यम से वसूल किया गया। इस कार्रवाई में प्लास्टिक नोडल अधिकारी के गोहर, प्लास्टिक स्वास्थ्य निरीक्षक सचिन सैनी तथा अतिक्रमण विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। महानगर पालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्वच्छ शहर प्लास्टिक मुक्त शहर अभियान को सफल बनाने के लिए भविष्य में भी प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।